हाँ जी गाइस, आपका गुड नोट मैथमेटिक्स में स्वागत है। ठीक है जी, हमारा टीजीटी बीजीटी मैथ वाला ये मास्टर कैडर वाला 7 AM की क्लास चल रही है। टॉपिक हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस और उसका हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलो मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लास रहेगी। ये जितनी भी अगर आपका कोई फ्रेंड है या फैमिली मेम्बर है, अगर कोई 11th में है तो उसकी 5 बजे क्लास होती है, 12th में है तो 6 AM। अगर ये 7 बजे वाली तो हमारी अब चल ही रही है। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसकी 8 बजे हमारी क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी। ठीक है गाइज, ओके। अब हम करते हैं अपना लेक्चर स्टार्ट। हमने देखो जो पिछला लेक्चर था वो हमने किया हुआ था परसेंटेज एरर तक हमारा हो चुका था। ठीक है, आज हमने उसके आगे करना है परसेंटेज एरर से। चलो, आज जो टॉपिक का नाम है इसका नाम है इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी। देखिए ये बहुत इजी है, इसके अंदर और इसके काफ़ी क्वेश्चन आते होते हैं। इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहती है, इसको आपको ना सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। ठीक है, इसको डायरेक्ट ही बता रहा हूँ मैं आपको ग्राफ के थ्रू। ठीक है, डेफिनेशन कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी असल में है क्या, देखो हमारे पास ना जैसे ये कोई फंक्शन हो। ठीक है, ये हमारे पास कोई फंक्शन है, ये है fx। ठीक है जी, जो इस पॉइंट पे वैल्यू है वो तो मान लो आप fa, जो इस पॉइंट पे वैल्यू है उसको मान लो आप fp। ये बात आपको समझ आ गई। ठीक है, ये क्या बात कर रहा है, देखो हमारे पास कोई फंक्शन है fx। ठीक है, ये हमारे पास कोई भी फंक्शन है और ये क्या कॉन्टिन्यूस। ठीक है, और इंटरवल किसके बीच में है, ए से लेके बी के बीच में। ये कह रहा है कि फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी अगर ये 0 से छोटी आती है, ठीक है, तो एक एफ सी ऐसा एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, जिसकी वैल्यू 0 होगी और जो सी है ना वो हमारे ए से बी के बीच में होगा। अब आप ध्यान से देखो, कोई भी फंक्शन है, ठीक है, अगर उसकी वैल्यू 0 से छोटी आ रही है इसका मतलब यही होगा कि एक हिस्सा उसका क्या हो पॉजिटिव और दूसरा हिस्सा क्या आ रहा हो नेगेटिव, तो इनकी प्रोडक्ट हमारी क्या आएगी, लेस देन 0 आएगी। तो ये और हमारा कोई सी तो ऐसा एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, हमारा एक्स एक्सिस पर सी ऐसा एग्जिस्ट करेगा ही करेगा जिस जहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू क्या हो रही हो 0। आपको बात समझ में आ रही है, तो यही है हमारी इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी। ठीक है जी, इसके आपको एग्जांपल बताता हूँ, इसको आपको एग्जांपल से समझाते हैं। तो इसका एग्जांपल हो गया हमारे पास, जैसे एफ एक्स ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। ठीक है, हैज़ रूट्स इन, हमें रूट बता रखा है 0 से लेके 1 के बीच में, इसका रूट है या नहीं हमें ये सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो एफ ऑफ 0 निकाला, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ गई, 0 प्लस 0 माइनस 1, ये तो आ गया नेगेटिव। और एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकाली, ये हमारे पास क्या आ गया 1 प्लस 3 माइनस 1, ये हो गया हमारे पास पॉजिटिव। यानी ओवरऑल वैल्यू क्या आ रही है नेगेटिव, तो इसका मतलब इसका जो रूट होगा हैज़ रूट इन 0 to 1, इसके बीच में ही कोई उसका रूट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। क्यों, क्योंकि मुझे पता चल गया कोई फंक्शन है, पहले तो वो नेगेटिव था, अब क्या हो गया पॉजिटिव। नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो एक ऐसा सी तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। ये बात हमें समझ आ गई। तो उसके बाद अगली बात और भी इजी है इसका। अब किसी ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कौन सा मेथड बना लिया, बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड, अब इस बाइसेक्शन मेथड के अंदर क्या था, इसको मैं आपको सीधा एग्जांपल से ही बताता हूँ। ठीक है, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी का ही यूज़ करेगा। जैसे मुझे कह दिया, ये इसका एग्जांपल मैं फर्स्ट से ही कर रहा हूँ, फाइंड अप्रोक्सीमेट
रूट ऑफ, हमें इसका अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड आउट करना है। एफ एक्स है हमारा एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 1, ठीक है जी। और इन हमें इंटरवल दे रखा है 0 से 1, तो इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? पहले हमारे पास एफ एक्स है क्या, एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 1, हमने क्या निकाला f0, वो तो आ गया 1, ठीक है। और f1 की वैल्यू क्या आ गई, यानी ये तो आ गया पॉजिटिव, और ये आ गया हमारे पास 1 माइनस 5 प्लस 1, ये आ गया नेगेटिव, तो उसकी वैल्यू तो बीच में होगी। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। इसके बीच में हम एक वैल्यू रख लेंगे, इसके बीच में वैल्यू वो कौन सी रखेंगे, 0 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, यानी 1/2। ये वैल्यू मैंने कितनी रख ली, 1/2। ये आपको बात समझ में आएगी ना, मैंने 1/2 कैसे निकाली है। ओके, हमने क्या किया था, इसको जोड़ा, डिवाइड बाई 2 कर दिया, एक बीच में वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली, वो हमारे पास क्या आ गई 1/2, ठीक है गाइज। अब देखो यहाँ पे थी वैल्यू पॉजिटिव, मैं इसको लिख भी देता हूँ, यहाँ पे थी वैल्यू हमारी पॉजिटिव, यहाँ पे थी वैल्यू हमारी नेगेटिव। अब f1/2 के ऊपर चेक करो, f1/2 के ऊपर, f1/2 के ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगी, वो आ जाएगा 1/8 माइनस 5/2 प्लस 1। आप इसको सॉल्व करोगे, ये वैल्यू क्या आ जाएगी नेगेटिव, ठीक है। ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव, तो यहाँ पे भी नेगेटिव, ठीक है। अब बात सुनो, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, सेम साइन है, तो यहाँ पे तो उसका रूट एग्जिस्ट करेगा नहीं, उसका रूट किसके अंदर होगा 1/2 से लेके 0 तक, यानी उसका रूट अब इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा। इस वैल्यू को चेक करने की जरूरत नहीं है, यही मेरा बाइसेक्शन मेथड है। मैं फिर उसके बाद यहाँ से ये उठा लूंगा, फिर इसका हाफ करके देखूंगा, फिर देखूंगा किसके अंदर आएगा, फिर उसके बाद हाफ, उसके बाद हाफ, यानी मुझे एक अपने सोल्यूशन के पास अप्रोक्सीमेट मैं पहुंच ही जाऊंगा, ठीक है। तो ये मेरे इसके ऊपर होता है। अब उसके बाद मैंने ये x1 निकाला था, इस पॉइंट को क्या नाम दिया मैंने x1, ठीक है। अब मैं क्या निकालूंगा x2 क्या होएगा 0 प्लस 1/2 अपॉन 2, 1/4। एक मेरे पास वैल्यू और क्या आ गई 1/4। अब मैं 1/4 के ऊपर चेक करूंगा fx की वैल्यू, 1/4 के ऊपर fx की वैल्यू ये मेरे पास आएगी नेगेटिव, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी आ गई नेगेटिव, यहाँ पे वैल्यू आएगी मेरी नेगेटिव, तो इसका मतलब जो मेरा अब रूट होगा वो इसके बीच में होएगा, यानी अब मुझे यहाँ से यहाँ तक चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद फिर उसका हाफ, ठीक है, मैं x3 निकालूंगा, वो क्या आ जाएगा मेरे पास 0 प्लस 1/4 1/2, ये हो जाएगा हमारे, ये हो जाएगा नीचे 2, ये आ जाएगा मेरे पास 1/8। अब मैं इसको ये मैं अब x3 निकालूंगा, ये हो जाएगा 0 प्लस 1/4 और ये हो जाएगा मेरे पास 2, ये आ जाएगा 1/8। तो ये हमारे पास क्या आ गया, अब मैं क्या निकालूंगा f1/8, f1/8 के ऊपर वैल्यू ये मेरी आ रही है पॉजिटिव, ठीक है, आप चेक कर लेना। तो अब मेरे पास जो वैल्यू आएगी, ठीक है, अब वो किसके बीच में आएगी, अब जो मेरे पास वैल्यू आने वाली है ना, ये है हमारे पास क्या थी, यहाँ पे थी हमारे पास 0, यहाँ पे था 1, यहाँ पे आया था 1/2, फिर आया था 1/4, ठीक है। और अब क्या आया, ठीक है, अब मेरे पास वैल्यू आई है 1/8, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। अब जो मेरी वैल्यू आएगी वो रूट इसके बीच में होएगा, आपको बात समझ में आई। अब इसके बाद मैं क्या निकालूंगा x4 क्या आ जाएगा 1/8 प्लस 1/4 अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा 3/16, यानी ऐसा ऐसा चलता रहेगा, यानी यहाँ से मुझे अप्रोक्सीमेट रूट मिल जाएगा। ये बात आपको समझ आएगी। इस मेथड का नाम क्या है, बाइसेक्शन मेथड। ओके, तो इसके बाद अगला बस यही है, हमें कुछ याद नहीं है, बस ऐसे ही याद रखने हैं ये सारे।
ये आ गया न्यूटन रैप्सन मेथड। अब न्यूटन रैप्सन मेथड आपको ऐसे नहीं पूरा प्रूफ याद रखना है, ठीक है। हम इसका जस्ट इसको ना मैं आपको बिल्कुल छोटा सा ही याद करवा देता हूँ, आपको सिर्फ वो पार्ट याद रखना है, ठीक है। न्यूटन रैप्सन मेथड का सिर्फ छोटा सा, जैसे देखो न्यूटन रैप्सन मेथड ना, ये चलो मैं आपको अगले पेज पे थोड़ा समझा देता हूँ ये असल में होता क्या है। ये आ गया न्यूटन रैप्सन मेथड। न्यूटन रैप्सन मेथड के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो ये ना न्यूटन रैप्सन मेथड असल में है क्या, ये ना अगर हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखें, ठीक है जी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, थोड़ा धीरे देखिए आपको समझ आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको याद है हम कैसे लिखते थे, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप m इंटू एक्स माइनस x1, यही फार्मूला होता था ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, जैसे ना मेरे पास ये कोई कर्व है, यहाँ पे मैं एक कर्व बनाता हूँ, यहाँ पे मेरे पास कोई कर्व आ गई, ओके। तो न्यूटन रैप्सन मेथड मेरा असल में क्या कह रहा है, जैसे ना यहाँ पे मैंने एक पॉइंट P ले लिया, ठीक है, P नोट, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है। तो इसके अंदर मुझे ना जैसे टेंजेंट निकालना है किसी भी पॉइंट के ऊपर, ठीक है, टेंजेंट निकालेंगे हम किसी भी पॉइंट के ऊपर, ठीक है। जैसे मैंने ये पॉइंट हो गया, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर मैं टेंजेंट निकाल रहा हूँ, देखो इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट मेरे पास क्या बनेगा, इसको ना मैं अच्छी तरीके से बनाता हूँ, इसको टेंजेंट क्या बनाऊंगा मैं, ऐसे, ठीक है, उसको टच करके जाएगा ना कि कट करके जाएगा, उसको टच करके जाएगा ना कि कट करके जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई, ठीक है। एक टेंजेंट मैंने ये बना लिया, ठीक है, और मैं हर पॉइंट पे टेंजेंट बना ही सकता हूँ, जैसे एक मैंने यहाँ पे टेंजेंट बना लिया, कोई ऐसे जा रहा है तो इसके अंदर मैंने टेंजेंट हाँ ऐसे बना लिया, ठीक है, जहाँ पे वो टच करके जा रहा हो ना कि कट करके जा रहा हो, ठीक है। मैंने इस पॉइंट को ना कोई भी एक पॉइंट जहाँ पे ये टच कर रहा है उसको ले लिया मैंने P नोट, इसको ले लिया मैंने P नोट, और इसकी वैल्यू होगी x नोट और f ऑफ x नोट। ये बात आपको समझ आ रही है, क्योंकि देखो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, x नोट, x एक्सिस पे मैंने x नोट ले लिया, और यहाँ पे जो वैल्यू थी इस y को मैं f ऑफ x भी लिख सकता हूँ ना, तो इसको मैं f ऑफ x नोट लिख दूँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसकी वैल्यू मेरे पास f ऑफ x नोट ये लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इस पॉइंट पे जो मेरा स्लोप है, इस पॉइंट पे जो मेरा स्लोप है, तो वो स्लोप m की वैल्यू है क्या, f डैश x नोट, हम यही निकालते हैं ना, स्लोप मेरा ये हो जाएगा, मेरे पास पॉइंट है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन, इस लाइन की मैं अगर इक्वेशन फाइंड आउट करूँ, इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, तो वो मेरे पास क्या होगी, तो इस लाइन की मेरे पास जो इक्वेशन आएगी वो मेरे पास क्या आएगी, ये भी हमारा रूट निकालने का ही एक मेथड है। तो मेरे पास हो जाएगा, देखो y तो यहाँ पे क्या है, y तो देखो रूट क्या होगा, रूट तो हमारा यहाँ पे आएगा ना, रूट तो मेरा x एक्सिस के ऊपर आता होता है, तो x एक्सिस के ऊपर इसकी वैल्यू x नोट 0 होगी, यानी जो ये y1 है, जो ये वैल्यू ऑफ y है, वो मेरे पास क्या आ गया 0, ठीक है।
तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, और रुक जाओ गाइस, एक मिनट, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ओके, हमने क्या देखा था अभी तक, हमारे पास ये आ गया था, ठीक है। और यहाँ पे जो स्लोप है, ठीक है, जैसे ये देखो, ये हमारे पास कोई भी कर्व थी, ठीक है। ये कर्व भी मैंने थोड़ी सी गलत बना रखी है, एक मिनट, मैं इसको सारा साफ करके, मुझे कहीं आ गया था इसलिए थोड़ा सा वो हो गया, तो मैं इसको दोबारा से बनाता हूँ। देखो, न्यूटन रैप्सन मेथड हमारा स्टार्ट है, ठीक है। न्यूटन रैप्सन मेथड के अंदर हमने क्या किया है, न्यूटन रैप्सन मेथड के अंदर हमने अभी तक रैप्सन, यहाँ पे एन आना था, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या किया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो हमें पता ही है, हमारे पास +2 में ये पड़ा था y माइनस वाई वन m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये हमारे पास स्लोप होता है, ठीक है। तो अब देखिए मैंने क्या बनाया, अब देखो ये मेरे पास क्या आ गई, एक ये मैं कर्व बनाऊंगा। देखो न्यूटन रैप्सन मेथड भी हमें क्या देगा, देगा तो रूट ही, हम जैसे बाइसेक्शन मेथड में करते थे, बाइसेक्शन मेथड भी हमें रूट देता था, बट न्यूटन रैप्सन मेथड भी हमें रूट ही देगा। और ये रूट कैसे देगा, ये आपको दिखाते हैं अभी। जैसे ये हमारा कोई कर्व हो गया, ठीक है, इसका अलग मेथड है उससे, इसका अलग मेथड है दूसरों से, ठीक है। ये ऐसा कुछ जा रहा है, कोई कर्व हो गया, ठीक है गाइस, ये हमारे पास कोई कर्व हो गया। अब इस कर्व के अंदर देखो, असल में हम निकालेंगे रूट ही, पर इसका थोड़ा सा डिफरेंट मेथड होता है। जैसे मैंने क्या लिया, यहाँ से एक पॉइंट से मैंने एक टेंजेंट ड्रा की, ठीक है, एक टेंजेंट ड्रा कीजिए स्ट्रेट लाइन, तो इसको मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ, कर्व को भी ऐसे से ले लेते हैं कर्व इसकी, ताकि आपको कुछ अच्छा सही दिख भी जाए, ठीक है, ऐसे, हाँ, ओके। अब जो ये पॉइंट है, ठीक है जी, जो हमारे पास अब ये पॉइंट है, ठीक है, इसको मैंने क्या ले लिया, इसको मैंने ले लिया एक्स नोट, ये हो गया मेरे पास एक्स नोट, यानी ये मैंने पी नोट ले लिया, इसकी वैल्यू होगी एक्स नोट एफ ऑफ एक्स नोट। ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। ये y है, y को हम अक्सर एफ ऑफ एक्स भी लिखते हैं, ये हमारा x है, ठीक है। जो हमारा रूट आएगा, रूट हमारा ये है। मैंने यहीं पे पहुंचने के लिए एक दूसरा तरीका अपनाऊंगा। अभी भी मुझे कर्व थोड़ा सा सही नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे एक आधा और बनाना है, तो कर्व को ना, एक मिनट, सॉरी गाइस, तो ना मुझे कर्व को भी थोड़ा सा सही बनाना है, ताकि ना थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिल जाए, टाइम नहीं, थोड़ा सा आपको अच्छा शो हो, शो बनाने के चक्कर में थोड़ा सा लेट हो रहे हैं। ऐसे एक ये कर्व बन जाती है, स्ट्रेट लाइन चाहिए हमें, और स्ट्रेट लाइन, हाँ चलो हमारा काम चल जाएगा इससे। इस वाले पॉइंट को मैंने क्या कह दिया, इस वाले पॉइंट को मैंने कह दिया पी नोट एक्स नोट एफ ऑफ एक्स नोट, ठीक है। आपको समझ आ जाएगा मैं क्या समझाना चाहता था। ये आ जाएगा हमारे पास एक्स नोट, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स नोट। इसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। जो यहाँ पे ये आके मीट कर रहा है, इसका मैंने नाम दे दिया x1 0, जो ये था एक्स नोट 0, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस लाइन का जो स्लोप है वो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस लाइन का इस पॉइंट के ऊपर स्लोप, वो तो एफ डैश 0 हो गया, इस पॉइंट के ऊपर स्लोप एफ डैश एक्स 0 ये निकलेगा। और हम कैसे निकालते थे, y2 माइनस वाई वन x2 माइनस x1, तो y2 कितना है 0, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जो स्लोप है वो हमारे पास हो जाएगी 0 माइनस एफ ऑफ एक्स नोट इक्वल टू एफ डैश एक्स नोट
और x माइनस x1 माइनस x0, ये आपको समझ आ गई, x1 माइनस x0। तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, x1 माइनस x0 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एफ ऑफ x0 अपॉन एफ डैश x0। आपको ये बात समझ में आ रही है। अब देखो, अगर मैं इसको ध्यान से अच्छी तरीके से लिखूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x0 माइनस एफ ऑफ x0 अपॉन एफ डैश x0। देखो मैं ना फर्स्ट स्टेप तक पहुंच के, यहाँ तक आपको समझ आ गया तो आपका 90% काम बन गया। अब मैं इसका वैल्यू बता रहा हूँ, ये हमको रूट कैसे लेके जाएगी। अब मैं इस पॉइंट के ऊपर आ गया, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर अब मैं दोबारा से कर्व बनाऊं, इस पॉइंट के ऊपर दोबारा से कर्व बनाऊं, देखो मैं कितनी जल्दी, अब इस पॉइंट को क्या लिख लूंगा, x2, 0, तो इसके ऊपर दोबारा x2 निकालूंगा, ठीक है। अभी मैंने क्या निकाला, x1 की वैल्यू, फिर मैं x2 की, फिर x3 की, मैं बहुत ही जल्दी किसके पास पहुंच गया, रूट के ऊपर। तो ये हमारा न्यूटन रैप्सन मेथड होता है। न्यूटन रैप्सन मेथड हमें किस लिए चाहिए होता है, देखो अब तो मैंने अभी ये निकाला, यहाँ पे मैं इसको मैं क्या लिख लूंगा, P1, ये क्या वैल्यू आ जाएगी, x1 एफ ऑफ x1, ठीक है। ये बात आपको आगे समझ, मैं ऐसे इन क्वेश्चनों को आगे आगे ले जाके सॉल्व करता रहूँगा, ठीक है। मेरे पास x1 की वैल्यू आ गई। अब देखो ये हम कहाँ तक लेके जा सकते हैं, xn तक। अगर मैंने x2 की वैल्यू निकालनी हो तो वो क्या हो जाएगा, x2 की वैल्यू इक्वल टू x1 माइनस एफ ऑफ x1 अपॉन एफ डैश x1। ये किसकी वैल्यू है, ये मेरी इस पॉइंट की वैल्यू है जो मेरी यहाँ पे आएगी। जब मैंने इसको किया तो इसको सॉल्व किया, ये मेरा ये वाला पॉइंट क्या है, x2, 0, तो मैं x2 की वैल्यू निकाल रहा हूँ। फिर उसके बाद ये, यानी मैं इस पॉइंट तक बहुत जल्दी पहुंचूंगा। रेट ऑफ कन्वर्जेंस कितना ज़्यादा हो गया। मेथड वही है बाइसेक्शन वाला, एक नेगेटिव पॉजिटिव, बस मैंने यही रूट निकालना है, एक सेकंड अप्रोच होगी। सिमिलरली इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, xn+1, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, xn माइनस एफ ऑफ xn अपॉन एफ डैश xn। बस हो गया। तो यही तो हमें एक फार्मूला याद रखना है, यही तो सबसे मेन है। आप कुछ याद रखो ना रखो, हमें ये चीज़ याद रखनी है, किसके अंदर, न्यूटन रैप्सन मेथड के अंदर। ओके, तो इसके बाद और भी कुछ हमें याद रखना है। न्यूटन रैप्सन मेथड की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, तो उन्हें थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। जैसे ये नोट करके लिख लो। पहली, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है, कितनी होगी, 2। इसकी ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस कितनी है, 2, ठीक है जी। और इसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस, ये ना डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं, रेट ऑफ कन्वर्जेंस, इसका फार्मूला होता है एफ ऑफ डबल डैश अल्फा अपॉन 2 ऑफ एफ डैश अल्फा। एफ अल्फा क्या है, वो पॉइंट ही है, और उसका मोड, ठीक है जी। और जो कन्वर्जेंस है वो किस ऑर्डर के अंदर होती है, इज टू, दैट इज क्वाड्रेटिक ऑर्डर। यहीं पे लिख लो, दैट इज क्वाड्रेटिक ऑर्डर के अंदर होती है, क्वाड्रेटिक ऑर्डर के अंदर होती है हमारी इसकी वैल्यू। आपको आई बात समझ में, ठीक है। अब इसका एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन, ठीक है, हमें कह दिया फॉर फाइंडिंग रियल रूट ऑफ द इक्वेशन किसकी, x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0 बाय न्यूटन रैप्सन मेथड if we choose x0
इक्वल टू 1 देन x1 इज, देखो जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर है ना, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो इसके अंदर हमें वैल्यू क्या दे दी, इसके अंदर हमें दे दी 3 -3 1 -1। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें क्या कह दिया, फॉर फाइंडिंग द रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इसका रियल रूट बाय न्यूटन-रैप्सन मेथड से निकालना है हमें, x1 की वैल्यू निकालनी है। तो x1 हमारे पास क्या हो जाएगा, तो x1 की वैल्यू हमारे पास ये होगी ना, x0 + 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा x0 माइनस f ऑफ x0 अपॉन f ऑफ डैश x0। ठीक है, तो x1 की वैल्यू, f ऑफ 0 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, f ऑफ 0 की वैल्यू हमें 1 दे रखी है, तो बस वैल्यू पुट कर दो, ये होगी 1। और इसके अंदर वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1 -1 -2, और उसका डेरिवेटिव किया तो 2 × 1 -1। ठीक है, देखो f0 मैंने सिर्फ इसके अंदर अपनी वैल्यू पुट की है, कितनी 0 0 0 1, एक्स नोट कितना था 1, तो यानी मैंने 1 1 1 -2, तो ये वैल्यू पुट की है। तो इसके अंदर मेरे पास आ क्या गया 1 + 2/1, तो ये क्या हो गया मेरे पास 3, तो x1 की वैल्यू क्या आ गई 3, यही आंसर है। ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं किसके अंदर, न्यूटन-रैप्सन मेथड के अंदर। हमें सबसे ज़्यादा फार्मूला यही वाला याद रखना है। ठीक है, आपको दोबारा बताता हूँ, xn+1 का क्या होता है, xn माइनस f ऑफ xn अपॉन f डैश xn। ये फार्मूला हमने कभी नहीं भूलना, न्यूटन-रैप्सन मेथड के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला यही है। उसके बाद अगला देखिए, ये नोट चल रहे थे ना, 2 नोट हो गए, या इसको ना मैं दोबारा से एक नया नोट बना के अब लिख देता हूँ, थोड़े से इम्पोर्टेंट है। तो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस, जो उसी के अंदर एक थर्ड पॉइंट और जोड़ लीजिए, यहाँ पे नोट लिख देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर क्या है हमारा, रेट ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है, ऑफ बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड का क्या होगा, इज लीनियर। बाइसेक्शन मेथड का क्या होता है, लीनियर। और इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, और ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ बाइसेक्शन मेथड इज 1, और ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा 1। रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन-रैप्सन मेथड याद होना चाहिए, अभी बता के हटाऊं, रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन-रैप्सन मेथड, ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारे पास 2। ओके, ये याद रह जाएगा। तीसरा पॉइंट, न्यूटन-रैप्सन मेथड, ठीक है, इज फास्टर देन, ये हमारा फास्ट होगा किससे, बाइसेक्शन मेथड से, इज फास्टर देन बाइसेक्शन मेथड। ठीक है, ये हमारा न्यूटन-रैप्सन मेथड बाइसेक्शन मेथड से ज़्यादा फास्ट होगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब इसके बाद फोर्थ पॉइंट, हमें कह दिया, इफ बाइसेक्शन मेथड इज अप्लाइड,
अगर हमने बाइसेक्शन मेथड अप्लाई किया देन बस बाइसेक्शन मेथड, मैं ऐसे लिख रहा हूँ BM के साथ, बाइसेक्शन मेथड इज ऑलवेज कन्वर्जेंस, ठीक है, वो हमारा ऑलवेज कन्वर्जेंस होगा ही होगा। अगला 5वां, ये ना जो मैं पॉइंट लिखवा रहा हूँ नोट के अंदर, पेपर के अंदर ये डायरेक्ट पूछते हैं थ्योरी टाइप, अगर पेपर अच्छा है ना तो थ्योरी टाइप बनना चाहिए, ठीक है। इफ बाइसेक्शन मेथड इज अप्लाइड, ठीक है, देन बाइसेक्शन मेथड इज ऑलवेज कन्वर्जेंट, तो बाइसेक्शन मेथड हमारा हमेशा कन्वर्ज करेगा ही करेगा। अगला, इफ fx इज नॉट कॉन्टिन्यूज, ठीक है, कॉन्टिन्यूज नहीं है, देन बाइसेक्शन मेथड एंड न्यूटन रैप्सन मेथड आर नॉट अप्लाइड एप्लीकेबल, तो वहाँ पे हमारे ये एप्लीकेबल नहीं होंगे, ठीक है जी। 6 पॉइंट, ठीक है, ये हमारा इफ न्यूटन रैप्सन, ठीक है, द वैल्यू ऑफ एक्स नोट कौन सी वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू, ये कौन सी वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, ये हमारे पास इनिशियल वैल्यू, ठीक है, ये इनिशियल, जो हमारे पास इनिशियल वैल्यू है ना, जो हम स्टार्टिंग में वैल्यू रखते हैं, इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फॉर बैड चॉइस ऑफ एक्स नोट न्यूटन रैप्सन मेथड में और में नॉट बी कन्वर्जेंस। ये बात आपको समझ आ गई, हमें क्या कह रहा है, जो न्यूटन रैप्सन मेथड हम अप्लाई करते हैं ना, उसके अंदर जो एक्स नोट यूज करते हैं, वो एक्स नोट की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, अगर वो हमने गलत चूज कर ली ना तो वो कन्वर्जेंट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, लेकिन बाइसेक्शन मेथड हमेशा कन्वर्ज करेगा ही करेगा। हमें यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब आगे ओके, इसके अंदर देखो, अब आपको याद हो गॉस एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, बाकी कुछ +1 के टॉपिक है, मैं उनको अभी नहीं, तो हम जो अब कर रहे हैं ना, ये हमारे पास गॉस एलिमिनेशन मेथड। देखिए जो अब हम कर रहे हैं ना, यकीन मानिए आपको कुछ भी नहीं छुड़ाया जाएगा न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर, A to Z पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे, हर एक क्वेश्चन जो भी आए होंगे हम सब कुछ करके इसका पूरा कच्चा चिट्ठा इसका सब कुछ खोल देंगे, ठीक है। तो गॉस एलिमिनेशन में बस आपको ये सब्सक्राइब कीजिए और मजे लीजिए। गॉस एलिमिनेशन मेथड हमारे पास Ax = b, हमारे पास ऐसी इक्वेशन होती है, ठीक है। तो गॉस एलिमिनेशन मेथड ना इसको कैसे चेंज करता है, ठीक है, ये ना इन दिस जो मेथड होता है इसके अंदर हम इसको अपर ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। जो हमारे पास इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, AB, ठीक है, ये इसको ना अपर ट्रायंगुलर B', ठीक है।
बी वाला तो यही हो गया जो उसके साइड पे नंबर लिखे होते हैं, तो इसको अपर ट्रायंगल में बदल लेते हैं। तो इसका ये कौन सा है, अपर ट्रायंगल, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। मैं आपको इसका एग्जांपल देके समझाता हूँ, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हमें ये क्वेश्चन दे दिया, फाइंड सॉल्यूशन ऑफ, हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है किसका, x1 प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 1, 2x प्लस 3y माइनस 4z इक्वल टू 1, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड, बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया। ये तो आपको पता ही होगा, आप इतने मैच्योर तो अब हो ही गए, आप ये सब चीज़ें देख सकते हो, तो ही तो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये तो चीज़ समझ में आएगी। मैं डायरेक्ट कैसे लिख रहा हूँ, 1 1 3। देखो मैंने और कुछ नहीं, इसके बस कोफिशिएंट लिखे हैं। तो इसको मैंने ना अपर ट्रायंगुलर के अंदर चेंज करना है, बस जो हम वो फार्मूले लगा के करते हैं। तो इसको मैं डायरेक्ट आपको अप्लाई करके बता ही रहा हूँ, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये हो जाएगा 1 1 माइनस 1 0 1 माइनस 2 0 0 2, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 2। ओके, तो इसके साथ मैं क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्ट मैं क्या लिख दूंगा, x प्लस वाई माइनस जेड की वैल्यू 1, y माइनस 2z की वैल्यू क्या आ गई -1, और 2z की वैल्यू क्या आ गई 2। तो इसका मतलब z की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू भी 1, देन x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1, बी सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। किसकी वजह से, क्या मेथड यूज़ किया मैंने, गॉस एलिमिनेशन मेथड, यानी इसको अपर ट्रायंगुलर बना दिया ना। ये देखो, ये अपर ट्रायंगुलर बन गया, इसको हम अपर ट्रायंगुलर कहते हैं। गॉस एलिमिनेशन मेथड के अंदर हम ऐसे करते हैं। ठीक है, अगला आ जाएगा गॉस जॉर्डन मेथड, अगले पेज पे ही लिख देता हूँ, इसका नाम है गॉस जॉर्डन मेथड। हाँ, ये हमारे पास गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड। तो इसको मैं कैसे करूँगा, गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड को, देखिए इसके अंदर मैं आपको सीधा बता देता हूँ, इन दिस मेथड, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ax इक्वल टू b converted into diagonal matrix और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाय रो ऑपरेशन। ठीक है, ax इक्वल टू b को हम ऐसे सॉल्व करेंगे, हम इसको आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगा। मैं आपको इसका एग्जाम्पल करवाता हूँ। जैसे इसका क्वेश्चन आ गया, फाइंड सॉल्यूशन ऑफ, किसका सॉल्यूशन निकालना है, ये हमारे पास इक्वेशन है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, 3x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 20,
ये है 2x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू 13, ठीक है, बाय गॉस जॉर्डन मेथड। ओके, तो इसका मैं सीधा सोल्यूशन लिखता हूँ। देखिए, जो मेरे पास ए बी थी उसको मैं ऐसे लिखूँगा 1 1 1 3 3 4 2 1 3। यहाँ पे हो गया मेरे पास 6, यहाँ पे हो गया 20, यहाँ पे हो गया 13। इसको मैं ऑपरेशन लगा के ना मैंने बना दिया, ये हो जाएगा मेरे पास 1 0 0 0 -1 0 0 0 1 3 -1 2। यानी मैंने सिर्फ इसको ना डायगोनल मैट्रिक्स से ही बनाना है, ऊपर नीचे वाली सारी वैल्यू को जीरो बना दिया। तो इससे मेरे पास क्या आ गया, इससे मेरे पास क्या आ गया हर ऑपरेशन लगाने के बाद। ये ऑपरेशन लगाना है ना, ये +2 वाली वीडियो में पढ़ा, आप वहाँ से देख सकते हैं। x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 2। ये तो हमारे पास आंसर है। ये हमारा गॉस जॉर्डन कौन सा होता है, गॉस जॉर्डन मेथड है, जिसके अंदर गॉस जॉर्डन मेथड के अंदर हम डायगोनल बनाते हैं। और हमारा जो इससे पहले वाला मेथड था, ठीक है, उसका नाम है गॉस एलिमिनेशन, इसके अंदर हम अपर ट्रायंगुलर बनाते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसके अंदर कुछ नोट लिखने हैं। अब इसके अंदर हमने लिखना है नोट, ठीक है, नोट ही नोट छाप लो जॉब लेके। ये देखो, जो हमने अभी एग्जाम्पल किए ना, दिस अबव एग्जाम्पल, ठीक है, रिप्रेजेंट दैट rate of convergence of Gauss elimination method is greater than Gauss Jordan method, ठीक है, Gauss Jordan elimination method, Gauss Jordan elimination method। आपको बात समझ में आ गई? नहीं आई होगी, मैं बताता हूँ रेट ऑफ कन्वर्जेंस का क्या मतलब है। फॉर 10 × 10 मैट्रिक्स, हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर कितना है, 10 × 10, द नंबर ऑफ स्टेप्स इन गॉस एलिमिनेशन मेथड, हमारे पास कितने लगेंगे, 3 3 3, ठीक है। स्टेप्स इन गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड, इसके अंदर हमारे नंबर ऑफ स्टेप्स कितने लगेंगे, 500। यानी कौन जल्दी हमें काम करके देगा, गॉस एलिमिनेशन मेथड, ना कि गॉस जॉर्डन मेथड। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है जी। तो अब करते हैं आगे, या फिर इसके बाद, हाँ न्यूटन, हाँ एक और कर लेते हैं बस, उसके बाद आज का पार्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये होगा हमारे पास गॉस सीडल मेथड, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है गॉस सीडल मेथड के अंदर, ठीक है। तो है बहुत इजी, मैं आपको सीधा लिखवा ही रहा हूँ। जैसे मैंने ना सीधा ये ले लिया a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, और a2x प्लस b2y c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3, ये हमारे पास है, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है, एंड x0 y0 z0, ये इनिशियल अप्रोक्सीमेट
इनिशियल अप्रोक्सीमेशन दे रखी है, ठीक है। देन जो इस सारी को मैंने इक्वेशन 1 कह दिया, देन इक्वेशन 1, ठीक है, कैन बी रिटन एज, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल टू 1/a1, ठीक है, ये हो जाएगा d1। आप इसको ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूँ, सारों को, इन सारों को मैं इस साइड ले जाऊंगा और ये उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, माइनस, तो आगे क्या हो रहा है, b1y माइनस c1z। ये बात समझ आ रही, इसको मैंने इक्वेशन सेकंड कह दिया। मेरी जो y की वैल्यू है वो 1/b2, उसकी वैल्यू क्या आएगी 1/b2, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा d2 माइनस a2x माइनस c2z। ये बात आपको आ रही है समझ? ये देखिए, ये था मेरा x की वैल्यू, इन सारों को मैं उस साइड ले गया तो ये माइनस में हो गए, तो डिवाइड बाय a1। अब यहाँ पे मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो ये भी उस साइड, ये भी उस साइड, और मैंने b2 से डिवाइड कर दिया। सिमिलरली मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा, इसको मैंने कह दिया इक्वेशन थर्ड। तो मेरे पास z कितना आ गया 1/c3, इसकी वैल्यू होगी d3 माइनस a3x माइनस b3y, इसको मैंने कह दिया इक्वेशन 4, ठीक है। नाउ पुटिंग इनिशियल अप्रोक्सीमेशन किसके अंदर पुट करना है, y0 एंड z0 इन इक्वेशन सेकंड। मैं y0 और z0 की वैल्यू इक्वेशन सेकंड के अंदर वैल्यू पुट करूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास वैल्यू आएगी x1 की। तो x1 को क्या लिख सकता हूँ 1/a1, वही d1 माइनस b1 y0 माइनस c1 z0, ठीक है। और जो y1 की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 1/b1 1/b2, ये हो जाएगी d2 माइनस a2x1 माइनस c2 z0, ठीक है जी। और z1 की वैल्यू हो जाएगी 1/c3, ये हो जाएगा d3 माइनस a3x1 माइनस b3y1, ठीक है जी। ये क्या आ गई, द फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट्स x1 y1 z1। फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट्स कौन कौन से हैं, x1 y1 z1, ठीक है। नाउ प्रोसेस रिपीट अगेन एंड अगेन, प्रोसेस रिपीट करेगा बारी बारी। देखो आप बात समझो, जो मैंने वैल्यू रखी थी x1 वो क्या हो गया 1/a1, d1 b1 और y0 हमने माइनस कर दिया और c0, यानी यहाँ पे हमने y0 और z0 की वैल्यू रखी। y1 की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे x1 और z0 0, z1 के निकाले x1 y1, जो मैं ऊपर से निकालूंगा वो वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी। यहाँ पे मुझे कुछ नहीं पता था, वो मुझे x0 y0 और z0 पता था, मैंने वो वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। मेरे पास क्या आ गया x1 की, फिर उसके बाद मेरे पास आ गया y की, फिर आ गई मेरे पास z की। तो ऐसे हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस सीधा ही क्वेश्चन आते हैं तो उसको आप डायरेक्ट ही सॉल्व कर दिया करेंगे। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, ये हमारा मेथड का नाम होता है, ठीक है। बस आपको फार्मूला याद रखना है, गॉस सीडल मेथड। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, एंड अपने फ्रेंड्स से हमारी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।